हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। हम लोग इतने दिन से स्ट्रोक की एक्सरसाइजेज लर्न कर रहे थे, डिस्कस कर रही थी मैं आपके साथ। किसी को भी जिसको फालिश का अटैक आया है, पैरालिसिस हुआ है, उनकी हम लोगों ने एक्सरसाइजेज डिस्कस की थी जो आप घर पे कर सकते हैं। अब मैं स्ट्रोक की रिकवरी के बारे में कुछ बातें करने वाली हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स भी आपको नहीं बताते। तो फिजियोथेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी बेसिकली। देखो, पहली तो ये चीज़ है कि हमारी इंडिया में ना आजकल जो स्ट्रोक है, जो पैरालिसिस का अटैक है, वो एक बहुत बड़ा कारण है डिसेबिलिटी का। ठीक है, पूरे वर्ल्ड में अ, सबसे बहुत ज़्यादा कॉमन है स्ट्रोक के अटैक्स आजकल यंग एजेस में भी। पहले सिर्फ ओल्ड लोगों को ही होते थे, लेकिन अभी इन द रिसेंट टाइम्स यंग लोगों को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रोक आने लगे हैं। एंड जो हमारी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो ज़्यादा ध्यान देती है सर्वाइवल पे और स्टेबलाइजेशन पे, कि बंदा जो है वो जिंदा बच जाए। मेडिकल ट्रीटमेंट जो बेसिक है, जैसे ही आपको पैरालिसिस का अटैक होगा, फालिश आएगा, अगर आपको कोई हॉस्पिटल लेके जाए तो हमारा जो मेडिकल ट्रीटमेंट का मेन गोल है वो ये होता है कि बंदा पहले बच जाए, अगर थोड़ा सिवियर है, और स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, लेकिन जो रिकवरी है और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिपेंड करती है आपकी रिहैबिलिटेशन पे। ठीक है, बच तो आप जाओगे जिंदा, मतलब मान लो कि 100 पेशेंट्स अगर एक दिन में हॉस्पिटल जा रहे हैं, उसमें से 95 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं। कोई 5% ही ऐसे होते हैं जिनका इतना सिवियर केस होता है जो नहीं बच पाते। लेकिन आपकी मतलब जिंदा तो रह लोगे, लेकिन रिकवर कैसे हो रहे हो, वापस ठीक कैसे हो रहे हो, आपकी लाइफ के अंदर जो काम थे आप वापस उन कामों में कैसे वापस ठीक हो रहे हो, वो डिपेंड करता है रिहैबिलिटेशन पे, एक्सरसाइज पे, फिजियोथेरेपी पे। ठीक है, जो पेशेंट्स हैं और जो फैमिलीज हैं, उनको ज्यादातर बहुत सारी चीजों के बारे में, रिकवरी के बारे में नहीं पता रहता है। तो आज हम उन्हीं बारे में बात करने वाले हैं। पहला तो ये है कि रिकवरी टाइम लेती है। ऐसा नहीं है कि जी आपने 1 महीना थेरेपी कराई और आप बोलो जी हम तो 1 महीने से लगातार थेरेपी करा रहे हैं, हमें कोई असर नहीं दिख रहा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, रिकवरी जो है वो लीनियर नहीं है। लीनियर मतलब सीधी लाइन नहीं है। ठीक है, कभी रिकवरी बहुत अच्छी होगी, कभी आपको लगेगा कोई रिकवरी नहीं है, कभी एकदम प्लेट्यू फेज आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी अच्छी होगी। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी हमेशा सेम तरीके से चलती ही रहेगी। हो सकता है किसी दिन किसी महीने बहुत अच्छी रिकवरी हुई, फिर किसी महीने उतना आपको चेंज नहीं दिखा। पहले जो 6 महीने हैं उनको गोल्डन पीरियड बोलते हैं, उसमें सबसे ज्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट दिखती है। ठीक है, मतलब जो भी सबसे ज्यादा असर होता है वो फर्स्ट 6 महीने में दिखता है, लेकिन आगे जो साल आते रहते हैं, आगे जो महीने आते रहते हैं, उसमें धीरे धीरे और गेन करता है पेशेंट, और बेटर होता जाता है। थेरेपी में अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन द इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ 1 महीने के लिए दिन में रोज 4 बार एक्सरसाइज करी, नहीं। आप 6 महीने 8 महीने लगातार रोज एक्सरसाइज करो। दिन में 4 बार नहीं भी करोगे तो चलेगा, दिन में 1 या 2 बार भी करोगे तो चलेगा। एंड स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स एड अप ओवर टाइम। देखो, जो छोटी छोटी इंप्रूवमेंट्स है ना, वो धीरे धीरे टाइम के साथ आती है। पहले 6 महीने में बड़ी बड़ी चीजें आपको दिख जाएंगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें विद टाइम आती हैं, धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं। जैसे समझो, फिंगर्स की जो मूवमेंट है, फाइन मोटर मूवमेंट्स बोलते हैं हम उनको। जो उंगली की मूवमेंट है, समझो किसी का लिखने का काम था, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले 6 महीने में वो लिखना शुरू कर देगा। पहले 6 महीने में हाथ उठाना, उठना, बैठना, चलना, ये सब शुरू हो सकता है। लेकिन जैसे समझो अपनी शर्ट का बटन बंद करना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनमें समय लगता है, एकदम से नहीं पता चलता। रोल ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी पे मैं 2-3 वीडियोस ऑलरेडी अपने चैनल पे डाल चुकी हूँ। आपको देखनी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी बेसिकली होता क्या है कि हमारे दिमाग में दोबारा से रीवायरिंग होना, दोबारा से नए कनेक्शंस बनना। अब जब आपको स्ट्रोक आया, पैरालिसिस हुआ, तो दिमाग के बहुत सारे कनेक्शंस जो है वो टूट गए। अब नए कनेक्शंस बनेंगे। समझो आपके जो लिखने की ताकत थी, उसके जो कनेक्शन थे दिमाग में वो टूट गए। अब आपको दोबारा लिखना शुरू करना, तो आपको जीरो से शुरू करना पड़ेगा, उसके नए कनेक्शन दिमाग में बनाने पड़ेंगे। तो हमारे दिमाग में ये एबिलिटी होती है, हमारे दिमाग में ये ताकत है, क्षमता है कि वो अपने आप को रिवायर कर सके किसी इंजरी के बाद। ठीक है, बार बार रिपीटेशन एंड टास्क स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो इंकरेज करती है रिकवरी। मतलब
ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आप लिखने बैठोगे तो आप लिख पाओगे, लेकिन रोज अगर आप लिखने की प्रैक्टिस करते रहोगे तो धीरे धीरे विद टाइम आपकी रिकवरी हो जाएगी। ठीक है, अर्ली मोबिलाइजेशन जो है वो न्यूरोप्लास्टिसिटी एनहांस करती है। जो दिमाग में रीवायरिंग होती है, दिमाग में दोबारा से कनेक्शन बनते हैं, वो अर्ली मोबिलाइजेशन से आते हैं। अर्ली मोबिलाइजेशन मतलब कि जितना जल्दी आप थेरेपी शुरू करो, एक्सरसाइज शुरू करो, उतना जल्दी आपके दिमाग में नए कनेक्शन बन जाते हैं। जितना लेट शुरू करोगे उतने कम चांस है नए कनेक्शन बनने के। थेरेपी के बिना जो दिमाग है वो भूल जाता है सारी मूवमेंट्स को। लर्न द नॉन यूज मतलब दिमाग ये याद कर लेता है कि इसको चलाना ही नहीं है। तो जितना आप थेरेपी नहीं करोगे, जितना आप हाथ नहीं चलाओगे, पैर नहीं चलाओगे, उतना दिमाग यही सीखता रहेगा कि इसको चलना नहीं है। ठीक है, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। जो स्ट्रोक वाले पेशेंट्स हैं, पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हैं, उनमें ना मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं वो लोग, और मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं शुरुआत में। जल्दी से रोने लगते हैं, जल्दी से परेशान हो जाते हैं। डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत कॉमन है, क्योंकि उनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं तो अपना बेसिक काम भी नहीं कर पा रहा, मैं तो अपनी शर्ट के बटन नहीं लगा पा रहा, बेड से उठ के बैठ नहीं पा रहा। तो इसीलिए बहुत इमोशनल हो जाते हैं, मेंटली परेशान हो जाते हैं। एंग्जाइटी डिप्रेशन आना बहुत कॉमन है। ठीक है, और आपका इमोशनल बिहेवियर कैसा है उस पे आपकी रिकवरी की स्पीड जो है वो डिपेंड करती है। अगर आप जैसे समझो पेशेंट बहुत परेशान है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होगा। अगर पेशेंट मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है, तो वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। ठीक है, और मेन चीज ये है जो केयर गिवर है, जो घर के मेंबर्स हैं, जो उस पेशेंट का ध्यान रख रहे हैं, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है और बर्न आउट होता है कि अरे इनका तो हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, इनको तो उठा के बिठाना भी हमको पड़ता है, और परेशान हो जाते हैं कि इनके साथ तो 24 घंटे कोई चाहिए। ठीक है, तो काउंसलिंग, मोटिवेशन एंड सपोर्ट ग्रुप्स आर वेरी क्रूशियल। ऐसे टाइम पे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो काउंसिल कर सके, मोटिवेट कर सके, और सपोर्ट ग्रुप्स मतलब कि उन ग्रुप्स में ना बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं स्ट्रोक वाले। तो जब एक जैसे लोग आपस में मिलते हैं ना, उनको लगता है अच्छा इसकी भी ये प्रॉब्लम है, अच्छा सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ जिसको ये प्रॉब्लम है। तो उससे भी बहुत सारा मेंटल हेल्थ चेंज हो जाती है। हिडन प्रॉब्लम्स दैट डॉक्टर्स डोंट एम्फसाइज ऑन, कुछ ऐसी चीजें जिन पे डॉक्टर्स उतना ध्यान नहीं देते, वो प्रॉब्लम्स पेशेंट को लेकिन फेस करनी पड़ती हैं। वो है स्पैस्टिसिटी और स्टिफनेस। ये दोनों अगर जल्दी से मैनेजमेंट शुरू ना हो, थेरेपी एक्सरसाइज जल्दी शुरू ना हो, तो स्पैस्टिसिटी और स्टिफनेस आ जाती है और बढ़ती ही जाती है। एंड निग्लेक्ट एंड सेंसरी इश्यूज आर ऑफन ओवरलुक्ड। जो सेंसरी इश्यूज हैं उनको ओवरलुक कर दिया जाता है कि अच्छा हाथ पे मतलब फीलिंग नहीं आ रही। बहुत सारे लोगों को ना ऐसा होता है कि सेंस नहीं कर पा रहे हम, जैसे मैं टच करूं अगर पेशेंट का हाथ, उसको पता ही नहीं लगेगा कि मुझे यहाँ पे किसी ने टच किया है। ठीक है, तो सेंसरी इश्यूज होते हैं, उस पर बहुत बार डॉक्टर्स नहीं ध्यान देते कि अच्छा आपका हाथ चल गया, मूवमेंट आ गई, ओके, लेकिन उसकी सेंसेशंस लॉस्ट होती हैं कई बार। ठीक है, फटीग इज द मेजर बैरियर टू रिकवरी। फटीग मतलब मांसपेशियों का थक जाना। क्या करते हैं ना पेशेंट, दिन में 4 4 बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, मांसपेशियां एकदम थक गई हैं, 2 2 घंटे लगातार एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मांसपेशियां थक गई तो रिकवरी आपकी होगी ही नहीं। लिमिटेड, ऐसा नहीं है ना कि आप 4 दिन की रोटी एक साथ खा लेते हो, एक दिन की रोटी ही एक साथ खा, एक दिन में खा सकते हो। तो ऐसे ही मांसपेशी भी वही एक्सरसाइज कर सकती है जितनी उसकी सहन शक्ति है, उतनी ही एक्सरसाइज करेगी तभी रिकवरी होगी। swallowing एंड स्पीच इश्यूज नीड थेरेपी नॉट जस्ट मेडिकेशन। बहुत सारे पेशेंट्स में swallowing में प्रॉब्लम आती है, खाना निगलने में प्रॉब्लम आती है, और जो स्पीच इश्यूज हैं वो आते हैं। उसको थेरेपी से ही ठीक कर सकते हैं हम, swallowing को भी और स्पीच इश्यूज को भी। दवाइयाँ खाकर सिर्फ ठीक नहीं होगा, नो मैटर व्हाट। ठीक है, स्पीच की प्रॉब्लम और swallowing की प्रॉब्लम थेरेपी से ही ठीक होती है। फिजियोथेरेपी की क्या इंपॉर्टेंस है? आपको स्ट्रेंथ, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन वापस दिलवाता है, जो आपकी ताकत है। ठीक है, आपका बैलेंस है खड़े होने में, कोऑर्डिनेशन जो चलने में हम यूज करते हैं, वो सब आपका फिजियोथेरेपी से ही वापस आएगा। फिजियोथेरेपी से कॉम्प्लिकेशंस आप प्रिवेंट कर सकते हो, जैसे कि कॉन्ट्रैक्चर या बेड सोर, हाथ मुड़ा का मुड़ा रह गया, या लेटे लेटे फोड़े हो जाते हैं ना कमर पे, वो सब उसको आप प्रिवेंट कर सकते हो अगर आप फिजियोथेरेपी टाइम से शुरू कर दो।
फिर फिजियोथेरेपी शुरू करने से आप डेली एक्टिविटीज के अंदर इंडिपेंडेंट हो जाते हो, खुद से उठ के बैठना, वॉशरूम तक जाना, खुद कपड़े पहनना, बटन बंद करना, कंघी करना, ये सब छोटे छोटे काम अपने आप खुद से कर सकते हो। फिजियोथेरेपी से टेलर्ड एक्सरसाइज बनवाकर आप अपना कॉन्फिडेंस और फंक्शनल एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, जब आप फिजियोथेरेपी करते हो तो आप बहुत सारी चीजें सीखते जाते हो। जब खुद से करते हो, बटन बंद करना, कंघी करना, कपड़े पहनना, तो आपको और कॉन्फिडेंस आता है। अब फैमिली का या केयर गिवर्स का क्या रोल है? पहली बात, जो रिकवरी है वो एक टीम का एफर्ट है। एक बंदे के अकेले करने से कुछ नहीं होगा। पेशेंट पेशेंट के साथ उसका केयर गिवर होगा, केयर गिवर के साथ थेरेपिस्ट होगा, स्पीच थेरेपिस्ट भी होगा, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होगा, नर्सेज भी होंगे, डॉक्टर्स भी होंगे, सबका रोल है। टीम एफर्ट है रिकवरी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बंदा है तो ठीक है, एक बंदा भी इनमें से कम हुआ तो रिकवरी पे बहुत असर पड़ेगा। फैमिली जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेली एक्टिविटीज के लिए, डेली एक्सरसाइजेस के लिए। क्योंकि देखो, थेरेपी के लिए अगर थेरेपिस्ट आपके घर जा रहा है तो भी 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, आप सेंटर पे जा रहे हो तो भी 1 1.5 घंटे के लिए जा रहे हो, लेकिन पूरा दिन फैमिली सामने रहती है। फैमिली आपको देखती है रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कितनी कर रहे हो, ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। पॉजिटिव री जो है वो बहुत जरूरी है मोटिवेट करने के लिए। पॉजिटिव री का मतलब है कि पॉजिटिव वर्ड्स बोलना कि हाँ, आपने अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, हाँ इस तरीके से करना है, आप ये अच्छा कर रहे हो। तो इससे पेशेंट जो है वो मोटिवेट होता है। ट्रेनिंग केयर गिवर्स रिड्यूसेस डिपेंडेंसी एंड बर्डन। केयर गिवर्स को भी हम ट्रेन कर सकते हैं। जो घर में देखने वाले हैं पेशेंट को, उसको अगर हम ट्रेन करते हैं तो डिपेंडेंट कम रहेगा पेशेंट हम लोगों पर। होप बियॉन्ड द हॉस्पिटल डिस्चार्ज। देखो, डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से तो इसका ये मतलब नहीं है कि रिकवरी खत्म, बस अब हो गया, अब मैं डिस्चार्ज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है घर में जो थेरेपी होगी वो, और लाइफस्टाइल के जो चेंजेस हैं वो। पेशेंट कैन रीगेन मीनिंगफुल फंक्शन इवन आफ्टर ईयर्स। बहुत सालों के बाद, समझो 1 2 साल के बाद भी मीनिंगफुल फंक्शंस पे आप वापस आ सकते हो। ऐसा नहीं है कि डिस्चार्ज हो गया, ये मेरा तो ये हाथ चला ही नहीं तो अब ये कभी नहीं चलेगा। धीरे धीरे विद टाइम चलेगा, आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। प्रोग्रेस पे कभी गिव अप मत करो, पेशेंस एंड परसिस्टेंस आर द की। ऐसा मत सोचो कि अब तो कुछ नहीं हो सकता मेरा, पेशेंस रखो, परसिस्टेंट रहो, और धीरे धीरे आपको प्रोग्रेस दिखेगा। ठीक है, फाइनल बात यही है कि स्ट्रोक रिकवरी जो है वो लॉन्ग जर्नी है। ऐसा कुछ नहीं है कि जल्दी से झटपट से कुछ हो जाएगा। डॉक्टर्स आपकी जान बचाते हैं, लेकिन जो रिहैब है, फिजियोथेरेपी है, वो आपकी लाइफ की क्वालिटी को बचाती है, आपकी क्वालिटी को रिस्टोर करती है। आपकी लाइफ कैसी होगी आगे, आज डॉक्टर ने आपकी जान बचा ली, लेकिन अगले 10 साल 20 साल आपके कैसे जाने वाले हैं वो फिजियोथेरेपी पर डिपेंड करता है। इमोशनल, फिजिकल और सोशल सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। फिजियोथेरेपी से आपकी ट्रू रिकवरी की पोटेंशियल जो है वो अनलॉक आप कर सकते हो कि हाँ, मैं कितना बेहतर हो सकता हूँ, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ों में इंप्रूव कर सकता हूँ, वो फिजियोथेरेपी आपको हेल्प करेगी। और अगर आपको रिकवरी के लिए पर्सनलाइज प्लान चाहिए अपने लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं नीचे कमेंट्स बॉक्स में, या टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं।